नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज जो है वो हम किसी दूसरे सब्जेक्ट पे बात करेंगे और वो सब्जेक्ट है हिंदी। और हिंदी से संबंधित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हिंदी सुनने में आसान लगता है और पढ़ने में भी आसान लगता है, लेकिन जब प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे तो हिंदी के प्रश्न नहीं बनते, व्याकरण के प्रश्न नहीं बनते, अशुद्धि वाले प्रश्न नहीं बनते। आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं बार बार। आपको जहाँ पे इस तरीके से स लिखना है, ये वाला स जहाँ यूज होना है वहाँ पे ये वाला स आप उपयोग करते हैं। जहाँ पे ये दोनों में से कोई एक स उपयोग होना है वहाँ पे आप ये वाला स उपयोग करते हैं। तो ये समस्याएं जो है वो हिंदी के साथ है। और बड़ी विडंबना है कि हिंदी जो है हमारी बोलचाल की भाषा होते हुए भी, हमारी मातृभाषा होते हुए भी, संविधान के 8वीं अनुसूची में इसको दर्जा मिलने के बाद भी हिंदी वो क्लास या फिर वो जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाया कि लोग हिंदी को शुद्ध रूप से बोल सकें। तो एक देखते हैं, सामान्यतः अगर आप देखें तो उत्तर भारत में पूर्ण रूप से हिंदी ही बोली जाती है। कुछ क्षेत्रीय भाषाओं के मिश्रण के साथ ही हिंदी के अनेक भाग हो जाते हैं, अनेक तरीके से हिंदी बोली जा सकती है, मगर हम देखें तो हिंदी का प्रचलन काफ़ी है। तो आज हम शुरुआत करेंगे, बहुत ज़ीरो से शुरू करेंगे हिंदी को, क्योंकि प्रश्न ज़ीरो से नहीं पूछे जाते, प्रश्न 100 से भी नहीं पूछे जाते। सवाल ये होता है कि 0 से 100 के बीच में ही प्रश्न बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, और हम 0 के बाद 1-2 को छोड़ देते हैं, यानी 10 तक के लेवल को छोड़ देते हैं, और इधर 80 के ऊपर के लेवल को छोड़ देते हैं, और इस बीच के प्रश्नों को हम सॉल्व करने की स्थिति में रहते हैं। बहुत बेसिक प्रश्न और बहुत हायर लेवल के प्रश्न आपसे छूट जाते हैं, तो उन प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो इसलिए हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? 0 से शुरुआत करेंगे, और 0 से शुरू करके हम शिखर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शिखर छोटा सी होगा, शिखर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो इसी क्रम में सामान्यतः ये जो टॉपिक अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, और बहुत आसान टॉपिक है। शुरुआत बच्चा जब करता है तो यहीं से करता है, यानी अपने स्कूल में हिंदी की शुरुआत करता है तब यहाँ से करता है, और फिर से हमको वहीं से पढ़ना है ताकि इससे संबंधित जो प्रश्न आए वो छूटे ना। आज का जो टॉपिक है वो है वर्णमाला। वर्णमाला के अंतर्गत देखेंगे ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, लिपि क्या है। उसके बाद वर्णमाला क्या है, ये 3 चीजें देखने के बाद देखेंगे 4 चीजें देखने के बाद 5वां वर्णमाला क्या है। फिर देखेंगे वर्ण के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। स्वर देखेंगे, यानी वर्ण के 2 प्रकार हैं, स्वर और एक व्यंजन। फिर स्वर देखेंगे, स्वर के अंतर्गत क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, क्या वर्गीकरण हो सकता है। बी नंबर पे व्यंजन देखेंगे, और उसमें देखेंगे व्यंजन के प्रकार और वर्गीकरण। उसके बाद फिर 7वां देखेंगे वर्णों का उच्चारण क्या है। फिर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमने पढ़ा उससे हमारे प्रश्न बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। आपके पास हिंदी से संबंधित अगर MCQ हो वर्णमाला से संबंधित तो आप भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा कि प्रश्न आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, क्योंकि जो भी बात है इसमें बड़ा 0 से शुरू करूंगा मैं और पूरा कवर करूंगा। एक भी प्रश्न आपको वर्णमाला से संबंधित इससे बाहर का नहीं आएगा, ये चीज मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं। वर्णमाला से संबंधित एक भी प्रश्न इस वीडियो सीरीज से या इस कंटेंट से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले देखते हैं वर्णमाला में क्या है। वर्णमाला के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है और खंड जिसको और छोटा करना संभव नहीं हो। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे और छोटा करना संभव नहीं हो और जिसको मौखिक रूप में व्यक्त किया जाए। जैसे मैं बोलता हूं क,
क को मैं मौखिक रूप में क बोल रहा हूं तो ये एक ध्वनि है। क को लिखित रूप में जब बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, वो वही हो जाएगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड करना संभव न हो और उसकी लिखित अभिव्यक्ति वर्ण कहलाती है। कुल मिला के ध्वनि और वर्ण जो है वो सेम चीज है। मतलब सेम चीज कहने का मतलब कि जैसे मेरे को क लिखना है तो क मैं दो तरीके से क के विषय में अगर बात करना है तो क के विषय में पहली बात मैं बोल के बात कर सकता हूँ, दूसरी बात मैं लिख के बात कर सकता हूँ। तो लिख के अगर क के विषय में बात करता हूँ या क को लिखता हूँ तब मैं उसको वर्ण कहता हूँ, और जब क को बोलता हूँ तब मैं उसको ध्वनि कहता हूँ। ध्यान रखिएगा, जब मैं बोलता हूँ क को तो क में दो चीजें हैं, क धन अ, ये चीज आपको पता होगा। अब ये आगे चीजें क्लियर होंगी। क धन अ तो दोनों अलग अलग ध्वनियां हैं, दोनों अलग अलग वर्ण हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क धन अ दोनों अलग अलग वर्ण हैं, क भी अलग है और अ भी अलग है। जैसे हम देखते हैं उदाहरण द्वारा मूल ध्वनियों को हम स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे राम और गया दो उदाहरण दिए गए हैं, इसमें चार मूल ध्वनियां हैं, मतलब चार वर्ण हैं। जब यहाँ पे लिखा है तो वर्ण है, जब मैं र बोल रहा हूं तो वो क्या है, ध्वनि है। ठीक है, चीजें क्लियर होगी। र को जब बोला जाएगा तो वह ध्वनि है। र को जब मैं, ये यहाँ पे गलत लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे र के नीचे ऐसे होगा बिंदी, और म के, सॉरी, र के अंदर नहीं होगा, म के नीचे ऐसे बिंदी होगा और ग के नीचे भी ऐसे होगा। ठीक है, इसके नीचे भी होगा, सबके नीचे होगा। तो अब देखते हैं र से छोटा ये वाला र जिसमें अ की मात्रा भी नहीं है, यानी आधा र है, इससे छोटा कुछ बोला जा सकता है क्या? र के विषय में इससे र को और तोड़ करके छोटा लिखा जा सकता है क्या? नहीं लिखा जा सकता। तो वह छोटी से छोटी इकाई जिसको बोला जाता है वो ध्वनि कहलाता है। उसके अलावा जब उसको लिख दिया जाता है तो वही वर्ण कह दिया जाता है। जैसे आप देखते हैं राम में कितने वर्ण हैं? चार वर्ण हैं। र जो कि आधा होगा, आ होगा, म होगा और अ होगा। म के साथ भी एक अ जुड़ा हुआ है, ये कुछ इस तरीके से लिखा होना चाहिए, जो वहां पे टाइपिंग का मिस्टेक है। जैसे म, यहाँ पे हलंत और फिर प्लस अ बराबर म। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को पता होंगी, और नहीं होंगी तो मैं बता देता हूं। अगर हम देखें तो हिंदी में कुल 52 वर्ण है, 52 वर्ण है। अब अक्षर क्या है? ये छोटी छोटी चीजें कई बार आप उपयोग करते हैं कि वर्ण, ध्वनि, अक्षर, ये वो, लेकिन अंतर समझ में नहीं आता। आज मैं बताया ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं अक्षर क्या है। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में हो जाए वे अक्षर कहलाते हैं। जैसे आम, स्नान, यहाँ म, उच्चारण श्वास, आघात न हो। ठीक है, अब देखते हैं कि अक्षर क्या है। देखिए, पहली बात, अगर मैं लिखता हूं, बहुत बेसिक से समझाते हुए चलूंगा। देखिए, वर्ण है, मान लीजिए सबसे पहले तीन चीजें समझे हैं आप लोग, दो चीजें समझे, वर्ण समझे हैं, उसके बाद हम समझे ध्वनि, अब समझ रहे हैं अक्षर। तीनों में अंतर क्या है वो भी देखेंगे। वर्ण मतलब यदि हम राम लिखते हैं, जैसे राम, इसमें कितने वर्ण हैं? सॉरी, इसमें वर्ण है र, धन आ, धन म, धन अ, चार वर्ण है टोटल। अब जब हम इसको बोलते हैं, जैसे इस र को बोलेंगे, आ को बोलेंगे, म को बोलेंगे, जैसे राम बोलेंगे, तो इसको बोलने की क्रिया जो होगी, इस र को बोलने की क्रिया क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। अब अक्षर क्या है? अक्षर का मतलब ये है, जैसे मैं राम बोलता हूं तो इसमें दो अक्षर है, एक तो रा है और एक म है। ठीक है, यानी कुल मिला के जैसे राम बोला तो दो अक्षर है। जैसे मैं बोलता हूं सपना,
सपना में दिखने के लिए 3 अक्षर हैं, देखिए स, प और ना, जबकि इसमें वर्णों की संख्या कितनी है, 3 दूना 6। इस तरीके से स आधा, फिर अ, फिर प, ये भी आधा है, प्लस अ, प्लस न, प्लस आ। तो इस तरीके से 6 वर्ण हैं, यानी 6 ध्वनियां हैं। ठीक है, ध्वनि की संख्या 6 हो गई, वर्ण की संख्या भी 6, ध्वनि की संख्या भी 6, लेकिन अक्षर कितने हैं, अक्षर 3 अक्षर हो गए। ठीक है, 3 अक्षर हो गए। तो आप समझ गए होंगे वर्ण, ध्वनि और अक्षर में क्या अंतर है। अब अक्षरों से मिलकर के क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। जैसे कई सार्थक शब्दों को मिला करके, कई सार्थक अक्षरों को मिला करके, माफी चाहूंगा शब्द बोल दिया था, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, कई सार्थक अक्षरों को मिला करके शब्द बनते हैं। जैसे मेरे को बोलना है कुछ, जैसे ये है गिलास, कई अक्षरों को मिला करके, जब कई अक्षरों को मिला दिया जाता है, उसका कोई सार्थक अर्थ निकल जाए, कोई अर्थ, नया अर्थ बने, उसको क्या बोला जाता है, शब्द बोला जाता है। किस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये है गिलास, इस तरीके से काले अक्षर में लिखता हूं, दिखेगा, सॉरी, गिलास। इसमें देखिए कितने अक्षर हैं, तो अक्षरों की संख्या 3 है, एक गी है, एक ला है और एक स है। क्लियर है, आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हो, नहीं आ रही हो थोड़ा वीडियो को दोबारा तिबारा भी देखने की कोशिश करिएगा, अगर समझ में ना आए तो। अक्षरों की संख्या 3 है, वर्णों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी, क्योंकि गी में भी 2 वर्ण होंगे, ग और ई, ल में 2 वर्ण होंगे, ला में ल धन आ, स में 2 वर्ण होंगे, स धन अ। तो इस तरीके से वर्णों की संख्या हो गई 6। ध्वनि की संख्या भी 6 हो गई, जितनी वर्णों की संख्या होगी उतनी ही ध्वनि की संख्या होगी। एक्चुअल में वर्ण और ध्वनि एक ही बात है, लेकिन जब हम उसको लिखते हैं तो वर्ण बोलते हैं, जब हम उसको बोलते हैं तो ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, अब ये सार्थक कैसे है, जब मैं अब 3 अक्षर को मिला करके मैं गिलास बोला, तो इसका एक मीनिंग प्रकट हुआ, एक अर्थ आया कि ये गिलास है। अरे यार पानी गिर गया, तो ये गिलास है। तो इस तरीके से अर्थ आपको पता चला कि गिलास का एक मतलब है। अगर मैं इसी अर्थ को बदल दूं, अगर इसी शब्द को बदल दूं, जैसे अक्षर की संख्या 3 ही रहेगी, देखिएगा कुछ इस तरह से, अब बताइए अक्षर की संख्या 3 ही है, लेकिन इसका कोई अर्थ है, कोई अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लासगी। तो इस तरीके से जब सार्थक कोई मतलब होता है, कोई अर्थ निकलता है, कुछ विशेष अर्थ निकलता है, तब उसको क्या बोला जाता है, शब्द बोला जाता है। और इसी तरीके से कई शब्दों को मिलाकर के वाक्य बनते हैं, और वाक्य भी कुछ सार्थक होना चाहिए, यानी उसका कोई विशेष अर्थ निकलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को 4 चीजें कंफर्म क्लियर हो गई होंगी। पहला वर्ण, दूसरा ध्वनि, सॉरी पहला ध्वनि, दूसरा वर्ण, तीसरा अक्षर और चौथा शब्द। ठीक है, वर्ण मतलब मैं समझाया हूं, आपको ध्यान होगा, अगर नहीं होगा तो फिर से देखिएगा वीडियो को, फिर से एक बार समझा देता हूं। 3 चीजें देखेंगे, 4 चीजें देखेंगे अब तो। पहले देखते हैं हम, जिस तरह से चले हैं उसी तरह से देखते हैं। ध्वनि, वर्ण, फिर अक्षर, उसके बाद शब्द। ठीक है, तो ध्वनि का मतलब क्या है, जो चीजें हम बोलते हैं, जिसको और छोटा करके नहीं बोल सकते, उसको हम ध्वनि बोलेंगे। उसी को हम वर्ण बोलेंगे जब हम लिख देंगे, जैसे राम लिखना है हमको, राम लिखना है तो किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, अलग अलग वर्ण में, र धन आ धन म धन अ। ठीक है, तो जब
इसको बोलेंगे तो हम राम बोलेंगे। ध्वनि के साथ बोलने की क्रिया क्या होगी? वर्णों को बोलने की क्रिया क्या हुई? ध्वनि हो गई। अक्षर में कितने अक्षर हैं? रा धन म, यानी 2 अक्षर हैं। वर्ण कितने हैं? 4 हैं। इसी तरीके से अगर मैं शब्द करूं राम में कितने शब्द हैं? तो केवल 1 शब्द है। राम को इस तरीके से मिलाया गया है कि उसका एक अर्थ निकल रहा है। 2 अक्षर को इस तरीके से, रा और म को इस तरीके से मिलाया गया है कि उसका एक विशेष अर्थ निकल रहा है। एक नाम है, एक ईश्वर का नाम भी बोल सकते हैं आप, जिसको हिंदू मान्यता के अनुसार एक ईश्वर का नाम भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने समझाया आपको कि अक्षर क्या होती है। अब देखते हैं लिपि। लिपि का मतलब क्या है? लिपि का मतलब लिखा जाना, लिखित रूप में चीजें होना, उसको लिपि कहेंगे। जैसे भाषा का आदान प्रदान बोलकर होता है, परंतु कभी कभी उसे लिखना पड़ता है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं उस रूप को लिखा जाता है, उसे लिपि कहते हैं। भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए ध्वनि चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि अगर हम क बोलते हैं तो क को तो क इसी तरीके से लिख सकते हैं। मान लीजिए मेरे को क बोलना है तो क को तो केवल इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ये जो मैं लिख रहा हूं, ये मैं लिख रहा हूं देवनागरी लिपि में। अब इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, याद रखिएगा। अब ये क्या है? ये मेरे ख्याल से इंग्लिश का जो लिपि है वो रोमन है। इंग्लिश का जो लिपि है मेरे ख्याल से रोमन है, अब ध्यान तो नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से भी लिख सकता हूं। इसको भी मैं क पढ़ूंगा, लेकिन इस तरीके से लिखा उसको क्या हुआ? वो देवनागरी लिपि हुआ। तो वर्णों को, शब्दों को लिखने की जो व्यवस्था है वो लिपि है। वर्णमाला क्या है? विभिन्न वर्णों की एक व्यवस्थित श्रृंखला या व्यवस्थित रूप, सभी वर्णों का एक व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। जैसे ए बी अ आ से लेके क ख ग घ से ज्ञ तक जाएंगे आप, वर्णमाला है। वैसे ही ए बी सी डी ई एफ जी से जेड तक जाएंगे तो वर्णमाला है। अगर मैं ए बी सी डी को कुछ इस तरीके से लिखूं, जैसे जेड वाई ए बी सी डी ई एक्स एम एल ओ पी क्यू आर एस टी, तो इस तरीके से मान लीजिए मैं लिखा इसी, तो क्या इसको वर्णमाला हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि व्यवस्थित रूप से होना चाहिए, एक क्रम में होना चाहिए, तब हम उसको वर्णमाला कहेंगे। जैसे ए से शुरू होकर के जेड में ही खत्म हो। जैसे हिंदी वर्णमाला को, हिंदी के वर्णों के समूह को वर्णमाला कब कहेंगे? जब क से मतलब अ आ से शुरू होके ज्ञ में जाकर के खत्म हो। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर होंगी। जैसे देखते हैं वर्णमाला जो है 52 वर्णमाला, मतलब हमारे जो हिंदी का वर्णमाला है उसमें 52 वर्ण है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। जैसे अ आ ई उ, अ आ ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री मतलब छोटा री, बड़ा री, और फिर ये क्या है? र, ए ओ औ अंग आहा। ठीक है, तो इस तरीके से। और फिर ये क ख ग घ अंगा से लेकर के व्य तक। अब इसको भी अलग अलग डिवाइड करके पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से जो मैं बताया वहाँ से आपके परिभाषा वाले प्रश्न ही बन सकते हैं। जैसे ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, ध्वनि और वर्ण में क्या फर्क है, ये बेसिक चीज है। ये अगर आप जानेंगे नहीं तो आगे क्वेश्चन को या फिर पूरे वर्णमाला को या वर्ण से संबंधित चीजों को पढ़ने में तकलीफ हो जाएगी, आपको दिक्कत हो जाएगी, कंसेप्ट कभी क्लियर ही नहीं होगा। तो उस चीज के लिए मैंने वो छोटी छोटी चीजें बताई, वरना उसको बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें 90% लोगों को उन चीजों के बीच में फर्क मालूम नहीं था, जबकि आप शुरू से पढ़ रहे हैं, बचपन से यही चीजें पढ़ रहे हैं, इस वजह से बताना पड़ा। आइए देखते हैं कुछ चीजें। जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। मैं बताया 2 शब्दों मतलब 2 अक्षरों को मिला करके
एक सार्थक शब्द बन जाता है, एक शब्द बनता है, लेकिन शब्द का कुछ विशेष अर्थ होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि राम और गिलास का उदाहरण लेकर के बताया था। भाषा की पूर्णतः इकाई क्या है? वाक्य है। बहुत सारे शब्दों को मिलाकर के वाक्य बनता है। हिंदी विश्व की भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। मूल वर्ण इसके 44 हैं, जिसमें 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। जब हम 44 गिनते हैं, यानी 52 न करके 44 गिनते हैं, तब हम अंग, आहा, अंग, ढ़, अक्ष, त्र, ज्ञान और स्र 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ण को छोड़ देते हैं। यानी जब हम 44 प्लस 8 कर देंगे तो हमारे पास कितने वर्ण हो जाएंगे? 52 वर्ण हो जाएंगे। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52, पहले बताया। तो इस तरीके से हम इन चीजों को छोड़ देते हैं, तब गिनते हैं। उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण कितने हैं? तो वह है 47, जिसमें 10 स्वर हैं और 37 व्यंजन हैं। अब इसमें हम किसको छोड़ते हैं? री को छोड़ते हैं। अंग, आहा, अंग, ढ़। ये नहीं पूछेगा कहीं पे भी। जहां पे जो चीज पूछने लायक होगा वो मैं बताऊंगा, या पूछा जाता है वो बताऊंगा। खासकर वर्गीकरण से प्रश्न आते हैं। अब अगर ऐसे देखें तो कुल वर्ण की संख्या है 52, जिसमें 13 स्वर हैं और 39 व्यंजन है। लेखन के आधार पर वर्ण की संख्या अगर देखें तो भी 52 है। मानक वर्ण की संख्या अगर देखें तो भी 52 है। कुल मिला के हमको 52 याद रखना है। कुछ चीजें, एक चीज ये पूछ सकता है, जैसे मूल वर्ण में कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं? तो 44 और 11, मतलब 44 में 11 स्वर और 33 व्यंजन। मैं बता रहा हूं, वर्णमाला से संबंधित, वर्ण से संबंधित एक प्रश्न, सिंगल प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। तो आपको हर एक चीज को ध्यान से देखते जाना है। एकदम तैयार रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम एक प्रश्न भी नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। वर्ण के भेद, वर्ण के 2 भेद हो सकते हैं। पहला तो स्वर या व्यंजन। और पहली बात मैं बोला हो सकते हैं, वो हो सकते नहीं, 2 भेद होते हैं। एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। अब स्वर के बारे में देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्वर क्या होते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाता है। जैसे अ लिखना हो, आ लिखना हो, ई लिखना हो, बड़ी ई लिखना हो, ऊ लिखना हो, बड़ा ऊ लिखना हो, ए लिखना हो, ए लिखना हो, ए लिखना हो, औ लिखना हो, अंग लिखना हो, आहा लिखना हो, री लिखना हो, तो किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई सलाह, मतलब सहायता लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो आपको ये र लिखना है, ये र लिखना है, तो आपको किस तरीके से लिखेंगे? आप ये र लिखेंगे, आधा र प्लस अ। लेकिन आप यहाँ पे देखते हैं जो अ है, अ क्या है? स्वर है, जो कि बिल्कुल स्वतंत्र है। यानी अगर आपको कहीं पे अ लिखना है तो आप सीधे अ लिख सकते हैं इस तरीके से। अ में कुछ ऐसे हलंत वलंत लगा के लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे वर्ण जिनको लिखने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे? स्वर बोला जाता है। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, आहा, री। दूसरा एक इसका विशेषता अगर देखें तो इसके उच्चारण में कंठ और तालु का उपयोग होता है, जीभ और होंठ का उपयोग नहीं होता है। जैसे मैं बोलता हूं अ, अंदर से निकला यहां से आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, आहा, री। कभी भी मेरा जो होंठ है वो बंद नहीं हुआ। मैं धीरे 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 सारे वर्ण को बोला, लेकिन कोई भी मेरा होंठ बंद नहीं हुआ। यानी केवल यहां से कंठ से आवाज निकली और तालु का उपयोग हुआ है, यहां वाला, ऊपर वाला का। जबकि जीभ और होंठ का कोई उपयोग नहीं हुआ है। जैसे जीभ में आ, ई, उ, ऊपर वाला नहीं है, नीचे वाला होता है तालु। इसको तो कुछ और बोलते हैं, अभी आगे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हैं कि कंठ और तालु का ही उपयोग होता है।
जीभ और होंठ का उपयोग नहीं होता। दूसरा विशेषता यह है कि ऐसे वर्ण को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। तब हम उसको क्या बोलेंगे? तब हम उसको बोलते हैं स्वर, जैसे अ आ ई उ री ए ओ औ। ठीक है, आइए देखते हैं स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद हो सकते हैं? 3 टाइप के भेद मुख्य रूप से अभी देखेंगे। उसके बाद और वर्गीकरण है, उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। पहले ये मुख्य रूप से 3 भेद देखते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, फ्लुत स्वर। कुछ लोगों को पता होगा कि ये कैसे कैसे होते हैं। मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अभी जो हम देख रहे हैं स्वर के 3 भेद, ये किसके आधार पर देख रहे हैं? उच्चारण के समय के आधार पर, मात्रा के आधार पर, उच्चारण के समय के आधार पर। यानी जैसे मेरे को क बोलने में कम समय लग रहा है, ज्ञ बोलने में ज्यादा समय लग रहा है, अमित बोलने में कम समय लग रहा है, अमरेश बोलने में ज्यादा समय लग रहा है। तो इस चीज से हम इस हिसाब से हम देखेंगे कि कौन से स्वर को बोलने में हमको कम समय लगता है, कौन से स्वर को बोलने में उससे अधिक समय लगता है, और कौन से स्वर को बोलने में सबसे अधिक समय लगता है। इस आधार पे हम इसका वर्गीकरण करेंगे स्वर का। तो सबसे कम समय लगेगा उसको ह्रस्व स्वर बोलेंगे, उससे थोड़ा ज्यादा लगेगा उसको दीर्घ बोलेंगे, सबसे ज्यादा लगेगा उसको फ्लुत स्वर बोला जाएगा। इससे संबंधित प्रश्न हर बार पूछा जाता है और इससे प्रश्न आने की 100% यानी 100% संभावना है। खासकर फ्लूत से संबंधित प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है जिन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, उ, री। री की मात्रा इस तरीके से होता है, ये वाला के रूप में लगाई जाती है, तथा उच्चारण री की तरह होता है। ऐसे है, ये मात्रा है, जैसे इसमें लगा दिया, इसमें त में, लेकिन उच्चारण किस तरीके से? री की तरह होगा। जैसे मैं लिखा हूं, ये क्या पढ़ा जाएगा? गृह। तो इसमें छोटी की मात्रा गृह, छोटी की मात्रा तो है नहीं, लेकिन इसका उच्चारण किस तरीके से हो रहा है? री की तरह से हो रहा है, इसलिए इसको गृह पढ़ा जाता है। आइए देखते हैं दीर्घ स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष से 2 गुना समय लगता है, यानी अ के उच्चारण से ज्यादा समय लगेगा। देखिए यहाँ पे ऊपर में एक गड़बड़ हो गई है गुरु, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे ये अ जो लिखा है ना, ये नहीं होगा, अ उ और री ही होगा। अब इससे ज्यादा समय जो लगेगा, ह्रस्व से ज्यादा समय लगेगा, लगभग 2 गुना समय लगेगा, उसको क्या बोले जाएंगे? दीर्घ स्वर बोला जाएगा। जैसे अ से ज्यादा समय लगेगा, आ में ज्यादा समय लग रहा है, बड़ी ई में ज्यादा समय लग रहा है, छोटी ई में कम समय लगेगा तो हर्ष में चला जाएगा, ऊ में बड़ा समय लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है, छोटा ऊ में कम समय लगेगा तो हर्ष में चला जाएगा। कुल मिला के इसको आप मात्रा के हिसाब से भी देख सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं, मान लो कुछ भी लिखते हैं, तुला लिखते हैं, छोटा तू के साथ तुला लिखते हैं और बड़ा तू के साथ एक तुला लिख देते हैं। तो जो भी बड़ा बड़ा होगा, बड़ा ऊ का मतलब यहाँ पे वही है कि जिसको उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है। तो जो भी बड़ा बड़ा है वो दीर्घ में आता है, जो छोटा ऊ हो गया, ए हो गया, अ हो गया, वो सब ह्रस्व में आते हैं। ह्रस्व का मतलब ही छोटा होता है, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। इसमें कुल 7 स्वर होते हैं, जैसे आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। किसमें? दीर्घ स्वर में। जैसे आ किससे बना है? अ धन अ से मिलकर आ बना है। ई किससे बना है? छोटी ई, 2 छोटी ई से बन के बना है। ऊ 2 छोटा ऊ से मिलके बना है। ए अ और ई से मिलके बना है, ये देखिए, अ और ई से मिलके ए बना है। और ए किससे बना है? एक अ और एक ए से मिलकर के ए बना है। ओ अ और ऊ से मिलकर बना है। औ अ और
ओ से मिलकर के बना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दीर्घ स्वर जो होते हैं किन्हीं दो स्वरों से मिलकर के बने होते हैं, जबकि हर्ष स्वर जो होते हैं वो सिंगल अपने आप में ही भारी या मतलब अपने आप में ही सक्षम होते हैं अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए। तो ये भी एक इसका विशेषता या इसका फर्क आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं फ्लूट स्वर क्या होते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, यानी लगभग 3 गुना समय लगे, हर्ष स्वर से लगभग 3 गुना समय लगे, उसको क्या बोलेंगे? फ्लूट स्वर। अब इसका उपयोग तो सामान्यतः हिंदी में नहीं होता है, लेकिन कभी कभी पुकारने जैसे आवाज जो होते हैं, हे राम, तो हे में ऐसा शब्द प्रयोग होता है, जैसे राम तो ऐसा हुआ, ओम तो ऐसा हुआ, लेकिन संस्कृत में इसका उपयोग होता रहता है। हिंदी में साधारण फ्लूट स्वर का उपयोग नहीं होता, लेकिन एक ही फ्लूट स्वर सामान्य रूप से है, इसको आपसे पूछ सकता है, जो कि एस की तरह दिखता है, लेकिन ये अंग्रेजी का एस नहीं है। ये बताता है कि र इस तरीके से लिखना है, अगर राम ऐसे लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि रा जो शब्द है उसको, सॉरी रा शब्द बोल रहा हूं, रा जो अक्षर है उसको थोड़ा लंबा खींचना है। जैसे एक तो इस तरीके से लिखा और एक इस तरीके से लिखा, मान लीजिए राम, तो इसको मैं किस तरीके से पढ़ सकता हूं? राम। इसको मैं किस तरीके से पढ़ सकता हूं? ऊपर वाले को राम। ठीक है, तो दोनों में समय का फर्क है। और समय का कितना फर्क है फ्लूट स्वर और हर्ष स्वर में? तो हर्ष स्वर जो है अगर 1 सेकेंड का समय लेता है और तो दीर्घ स्वर कितना लेगा? 2 सेकेंड का वर्ड समय। और वैसे ही फ्लूट स्वर कितना लेगा? 3 सेकेंड का समय लेगा उच्चारण में, यानी बोलने में। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही होंगी मेरे को लग रहा है। अब देखते हैं, हिंदी भाषा में स्वरों के अंतर्गत अनुस्वार और विसर्ग का भी उल्लेख किया जाता है, किंतु संस्कृत में अनुस्वार और विसर्ग को स्वर और व्यंजन से भिन्न माना जाता है, उन्हें आयोगवाह कहा जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ये सारे शब्द पूछे जा सकते हैं। आयोगवाह क्या है? हिंदी में हम देखते हैं, अब पहली बात तो अनुस्वार और विसर्ग की बात करें, जैसे अनुस्वार का मतलब, तो जैसे अंगूर लिखना है तो यहाँ पे अंग होता है, तो ये जो बिंदी है उसको अनुस्वार बोला जाएगा। ठीक है, और फिर अंग होता है, तो ये है जो इसको बोला जाता है विसर्ग। ये जो 2 बिंदी उपयोग में लाया गया उसको विसर्ग बोला जाएगा। तो कुल मिला के अनुस्वार मतलब ऊपर बिंदी, विसर्ग मतलब अक्षर के बाद बिंदी जो होता है। तो हिंदी में उसको स्वर की मान्यता दी गई है, लेकिन अगर हम संस्कृत में देखेंगे तो ऐसे शब्द को क्या बोला जाता है, या फिर ऐसे जो स्वर है उनको क्या बोला जाता है? आयोगवाह कहते हैं। आयोग का अर्थ होता है योग न होने पर भी साथ रहने वाला। तो 2 हैं आयोगवाह, खासकर संस्कृत में। हिंदी में भी पूछा जा सकता है, तो हिंदी में भी अगर मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए आयोगवाह कौन सा वो है स्वर है, तो आपको बताना है। पहला तो एक तो अंग हो सकता है जिसके ऊपर बिंदी है, और एक आहा हो सकता है, यानी एक अनुस्वार हो सकता है जिसपे ऊपर बिंदी रहता है उसको अनुस्वार बोला जाता है, और जिसके बगल में 2 बिंदी रहता है उसको विसर्ग बोला जाता है। आपने संस्कृत में इसको पढ़ा भी होगा। तो इस तरीके से, जैसे आपको फिर बता दूं अनुस्वार और विसर्ग के बारे में। विसर्ग को कैसे पढ़ते हैं? जैसे एक राम हो गया तो इसको राम पढ़ा, और एक ऐसे हो गया राम के बाद ऊपर ये 2 बिंदी, तो ये क्या पढ़ हो गया? रामः। ह की तरह उपयोग होता है विसर्ग। ठीक है, अब देखते हैं स्वरों के अन्य वर्गीकरण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे जीभ के उपयोग के आधार पर, जैसे मैं बोलूंगा तो जीभ का किस तरीके से उपयोग हो रहा है उस आधार पे हो सकता है अग्र स्वर हो सकता है, फिर मध्य स्वर हो सकता है, पश्च स्वर हो सकता है। अग्र का मतलब आगे वाला भाग का उपयोग होगा, जीभ के आगे के भाग का उपयोग होगा। मध्य मतलब जीभ के मध्य भाग का, बीच के भाग का उपयोग होगा। पश्च स्वर मतलब जीभ के सबसे पीछे वाले भाग का उपयोग होगा। इसी तरीके से देखते हैं मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद हो सकते हैं। इसमें है विवृत और अर्धविवृत, उसके बाद संवृत,
उसके बाद अर्ध संवृत्त यानी एक वृत्त की भांति होगा, फिर आधे वृत्त की भांति होगा, उस पर भी अभी बात करेंगे आगे। उसके बाद देखते हैं होठों के आधार पे, तो आवृत्त मुखी जब गोल हो जाए, दूसरा बात आवृत्त मुखी मतलब आवृत्त जैसा हो जाए, वृत्त मुखी जब गोल हो जाए। नाक एवं मुंह से निकलने वाले हवा के आधार पे भी हो सकता है, जिसके निर्नुशासिक और अनुशासिक, जो अनुस्वार की बात किया वो किस में हो जाएगा, अनुशासिक में हो जाएगा। चलिए एक एक फर्क को समझते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। स्वरों के अन्य वर्गीकरण में देखते हैं, तो जीभ के उपयोग के आधार पर अग्र स्वर, इसके उच्चारण में जीभ का अगला भाग कार्य करता है, जैसे ई बोल के देखिएगा, छोटी ई, बड़ी ई, ए, जीभ का आगे वाला भाग। जैसे मध्य स्वर में जैसे अ बोला तो बीच वाला भाग, जीभ का मध्य भाग उपयोग हुआ। पश्च स्वर जिसके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्य करता है, जैसे आ, जीभ पीछे चला गया। फिर उ बड़ा उ, ओ, औ, तो इसको बोल बोल के देखेंगे तो वैसे भी फर्क आपको समझ में आ जाएगा। मुख के खुलने के आधार पे 4 पार्ट में बांटे गए, जैसे विवृत है, फिर अर्धविवृत है, संवृत्त है, अर्ध संवृत्त है। तो विवृत क्या है, जिसके उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है, जैसे आ करो आ, तो इस तरीके का। अर्ध संवृत्त जिसके उच्चारण मुंह आधा खुलता है, जैसे अ। अब देखिए अ और आ दोनों शब्द बोल दो, अ आ, अ में आधा खुला, आ में पूरा खुला, तो उस हिसाब से ए आधा खुला, ओ आधा खुला, ठीक है। संवृत्त क्या है, जिसके उच्चारण मुंह का द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, छोटा सा ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ। अर्ध संवृत्त मतलब जिसके उच्चारण मुंह द्वारा लगभग आधा बंद रहता है, उच्चारण में मुख द्वार लगभग आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मुख के खुलने के आधार पर 4 भेद। वैसे होठों के आधार पर देखते हैं तो आवृत मुखी, जिसमें होठ गोलाकार नहीं होते उसको आवृत मुखी कहा जाते हैं, जैसे अ, आ, ई, ए। वृत्त मुखी जिसके उच्चारण पे होठ गोल हो जाएगा, जैसे उ गोल हुआ, बड़ा उ, ओ, औ गोल हो गया। तो इस तरीके से नाक और मुख से हवा निकलने के आधार पर निर्नुशासिक, जिसके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है उसको ऐसा बोला जाता है, जैसे निर्नुशासिक। ऐसे ये जो वर्गीकरण है ना, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये सब चीजें बहुत साफ और स्पष्ट तौर पे और हर एक वर्गीकरण को बता रहा हूँ। और पहले ही मैं आपको एकदम गारंटी दे चुका हूँ, ये गारंटी सामान्यतः लोग नहीं देते, या मैं भी नहीं देता और विषयों में या फिर और टॉपिक में, लेकिन मैं पहले गारंटी दे चुका हूँ कि इससे बाहर के प्रश्न आपके वर्णमाला से संबंधित नहीं पूछे जाएंगे। तो आप एकदम रट के पी जाइए कि आपको अगर इसमें से 3 प्रश्न भी आता है ना, तो अगर आप रट के पी जाएंगे तो 3 प्रश्न आता है तो 3 में से 3 सही करने की स्थिति में होंगे, आपका 3 नंबर पक्का है। तो इस तरीके से अब निर्नुशासिक, जिसके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है उसको निर्नुशासिक कहा जाता है, जैसे नाक से नहीं निकलती, जैसे अ, ई, उ। अनुशासिक जिसके उच्चारण में हवा मुख के साथ नाक से भी निकलती है, जैसे अंग, अंगूर के साथ अंग बोलते हैं, हवा मुंह से भी निकला, नाक से भी निकला। तो इस तरीके से देखे हमने सारी चीजों को। आगे देखते हैं अनुस्वार और विसर्ग में दो चीजें थी जिसको हम बात कर लेते हैं, जिसको हमने क्या बोला था, आयोग वाह, संस्कृत में आयोग वाह बोला जाता है। तो आइए देखते हैं अनुस्वार और विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन है जो स्वर के बाद स्वर के स्वतंत्र आते हैं, स्वर से स्वतंत्र आते हैं। इनके संकेत चिन्ह इस प्रकार है, जैसे अनुस्वार में ऊपर बिंदी होता है, मैं बता चुका हूं। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती। अब अनुस्वार क्या है, एक तरीके का कभी स्वर होता है कभी व्यंजन होता है, लेकिन आपको कभी पूछा तो आप अंग को स्वर में लेंगे, लेकिन जो ऊपर वाला बिंदी है वो
व्यंजन में आता है। विसर्ग क्या है? अनुस्वार की तरह, देखिए विसर्ग कैसे लगता है, यहाँ पे शब्द होगा, इसके बाद दो बिंदी लगाए, अनुस्वार की तरह ही विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ह के समान होता है। जैसे राम के सामने विसर्ग लगाया तो राम हो गया, ठीक है। संस्कृत में इसका काफी व्यवहार है, हिंदी में इसका अभाव होता है। जैसे फिर भी हिंदी में उपयोग होता है, जैसे मनः कामना, पयः पान, अतः, स्वतः, दुख इत्यादि। इसके बाद टिप्पणी में देख लेते हैं। अनुस्वार विसर्ग न तो स्वर है न तो व्यंजन, दोनों तर्क देखा हमने, लेकिन हम स्पष्ट तौर पे नहीं कर सकते कि इसको स्वर माना जाएगा या व्यंजन माना जाएगा, किंतु स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका उपयोग होता है, जैसे अंगद, रंग। इसके बाद इस संबंध में आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का कथन है कि यह स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को आयोगवाह कहा जाता है। न तो स्वर है न तो व्यंजन है, फिर भी स्वर और व्यंजन की भांति जगह जगह पे उपयोग होते रहते हैं, तो इसको आयोगवाह कहा जाता है। अब इसको देख लेते हैं, फिर स्वर खत्म हो जाएगा। सब स्वर का एक एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से है, उच्चारण का स्थान कहाँ है, और उसको उच्चारण करने में मतलब उच्चारण काल के हिसाब से वो ह्रस्व है या फिर दीर्घ है। ह्रस्व मतलब छोटा है, दीर्घ मतलब बड़ा है। तो देखते हैं, अ तो कंठ से उच्चारण है, उसका ह्रस्व स्वर है। आ भी कंठ से उच्चारण है, दीर्घ स्वर है। ई तालव्य से उच्चारण है, स्वर है, सॉरी ह्रस्व है। बड़ी ई भी तालव्य से है लेकिन दीर्घ स्वर है। उ ओठ से है, होंठ से, लेकिन ये है क्या, ह्रस्व स्वर। उ बड़ा उ ओष्ठ है लेकिन दीर्घ स्वर है। री मूर्धन्य है, मतलब मूर्धन्य से उच्चारण है लेकिन ह्रस्व स्वर है। ए जो है वो किससे है, कंठ तालव्य से है, दीर्घ स्वर है। ऐ जो है वो भी कंठ तालव्य से है, दीर्घ स्वर है। ओ जो है कंठोष्ठ है, मतलब कंठ से भी है और होंठ से भी है, तो दीर्घ स्वर है। और औ भी होंठ से भी है और कंठ से भी है, तो ये भी दीर्घ स्वर है। तो इस तरीके से हमने देख लिया है। नोट्स में आप लोग पढ़िएगा, मजा आएगा आपको, मतलब एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा दोस्त, ध्यान रखना। नोट की बात करें, ए ओ की गणना हर्ष स्वर में भी की जाती है, कभी कभी दीर्घ स्वर में, कभी कभी हर्ष स्वर में। यानी दीर्घ स्वर में तो यहाँ पे किया ही गया होगा, देखे होंगे, जैसे ए है, ये दीर्घ स्वर है, लेकिन इसको हर्ष स्वर यानी छोटा स्वर में भी गिना जाता है, ठीक है। ए की मात्रा, जैसे ए की मात्रा ऐसे होता है, ए की मात्रा ऐसे होता है, तो इसको कभी कभी हर्ष में गिनते हैं, दीर्घ में भी गिना जाता है, इसको भी, ए को और ओ को, हर्ष और दीर्घ में दोनों। तो इस तरीके से स्वर वाला पार्ट खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम व्यंजन वाला पार्ट देखेंगे, व्यंजन के भाग और सारी चीजें, ठीक है। आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, और वर्णमाला से संबंधित इससे बाहर से कोई प्रश्न नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे।